बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद यानी कि सुबह 7 बजे से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गिरिराज सिंह सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे बढ़ैया अपने गांव में एक मंदिर में। वहां पर उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। और दिग्गज कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है, तो उनमें प्रमुख समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं। कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी कन्नौज से की थी। 1996 से लगातार कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने उनको हरा दिया था। ये अलग अलग चेहरे दिखा रहे हैं आपको जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनको एसएस अहलूवालिया बड़ी टक्कर देंगे। 2014-19 दोनों ही बार इस सीट को बीजेपी ने जीता था, लेकिन उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से जीत मिली है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा, सियासी भविष्य ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। 2004 से लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं। मार्जिन भी हार और जीत का लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इस बार माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं टीएमसी उम्मीदवार हैं कृष्णानगर की, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं महुआ मोइत्रा। कई चुनौतियों का सामना मौजूदा वक्त में वो कर रही हैं, लेकिन उत्साहित दिखाई दे रही हैं आज होने वाले मतदान को लेकर। यूसुफ पठान की ये जो सीट है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहरामपुर से टीएमसी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। जरा सोचिए, और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। आंध्र प्रदेश की पूरी 25 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तो वहीं बड़ी खबर इस वक्त ये है कि लोकसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग में आधे घंटे से कम का वक्त बना हुआ है और यहां पर सभी ने पूरी तैयारी कर ली है। 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह सुबह सभी की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बताते चले अब तक 3 चरणों का संपन्न हो चुका है मतदान। आज चौथा चरण है और अपने आप में आज का ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 96 सीटों पर होनी है वोटिंग। आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 40 में से 5 सीट, झारखंड की 14 में से 4 सीट, एमपी की 29 में से 8 सीट, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। ओडिशा की 21 में से 4 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर आज पड़ेगी आज होगी वोटिंग। श्रीनगर की वो महत्वपूर्ण सीटें, हालांकि न ही वहां से दोनों ही जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों ने ही अपने बड़े चेहरे नहीं उतारे हैं, लेकिन दोनों में मुख्य मुकाबला श्रीनगर की सीट पर माना जा रहा है। आपको बताते चले इस चरण में आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटें और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर भी वोट होना है। इस चरण के दौरान 17.7 करोड़ मतदाता 1,92,000 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 1717 उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के प्रतिनिधि वो चुनेंगे। 19 लाख मतदान कर्मचारी अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। कुल मतदाता आज जो हैं उनमें 8 करोड़ 97 लाख पुरुष हैं, तो 8 करोड़ 73 लाख महिला मतदाता हैं। महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें तमाम दलों की ओर से लगातार की गई, क्योंकि महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनावी राजनीति में हार और जीत तय करने का। चौथे चरण के चुनाव में कौन कौन सी सीटें हैं राज्यों की जहां पर होना है मतदान, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं इंडिया के इस मैप में। यूपी की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, एमपी की 8, महाराष्ट्र की 11, ये तमाम वो महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर की 1, पश्चिम बंगाल की 8, तेलंगाना की पूरी 17, आंध्र की पूरी 25, ओडिशा की 4 सीटों पर आज होगी वोटिंग। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद है कि लोगों में उत्साह उमंग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमारे साथ रवीश पाल सिंह दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ अनुपम मिश्रा मौजूद हैं, बेगूसराय से हमारे साथ शशि भूषण जुड़े हुए हैं, मुस्तफा शेख हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर्थ श्रीवास्तव। समर्थ, पहले आपके पास आते हुए जरा ये बताइए, यूपी की जिन जिन सीटों पर मतदान हो रहा है कन्नौज के अलावा, वहां पर आज का मूड क्या कहता है? सबसे बड़ा मुद्दा मौजूदा वक्त में क्या देखा गया? और चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले हमने देखा किस तरह से बड़ा ट्विस्ट हुआ है, मुद्दों को लेकर भी पार्टियों की ओर से किया गया है, तो जरा उस पर भी प्रकाश डालिए आप समर्थ। चित्र, ये जो फेज है, फोर्थ फेज, ये बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, पिछली बार का चुनाव अगर आप देखें तो यही फेज था जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी। इसमें कन्नौज भी था, इसमें इटावा भी था, इसमें तमाम उन्नाव था,
तो ये सारे सीट्स अहम है। हालांकि जो विपक्षी दल है उन्होंने भी अपने पास से फेंके हैं और ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जिसमें उनको लगता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं फंसवा सकते हैं। इस बार सपा को इटावा से भी बहुत उम्मीदें हैं, उन्नाव में अनु टंडन को खड़ा किया, अनु टंडन से भी उनको बहुत उम्मीदें हैं। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी चीजें की गई हैं। देखिए, अगर आप मुद्दों की बात करें तो बीजेपी अपने जो उनकी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए अगर इस चुनाव में है यूपी का पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसलिए कहूंगा क्योंकि राम मंदिर है। क्योंकि अयोध्या में जब राम मंदिर बनता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जाता है। और लगातार एक बात हो रही है, सीक्रेट जो एक होता है, जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर किस ओर जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गांव में आप जाते हैं तो जो फ्री राशन है या जो पीएम आवास योजना है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और यही रीजन है कि आप अगर कन्नौज में सुब्रत पाठक से कोई ये पूछता है कि आपने काम क्या किया है तो वो पलट कर जवाब यही देते हैं कि जो प्रधानमंत्री बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं वो उनका हवाला देते हैं। हालांकि उसके बाद तर्क विपक्ष के द्वारा कुछ और आता है। तो वही विपक्ष के मुद्दों में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ कन्नौज में भी है, इटावा में भी है, उन्नाव में भी है, ये हर जिले में है। क्योंकि पेपर लीक का जो मसला है, हालांकि हर सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक इधर पेपर लीक होता है उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है और वो एक मुद्दा है। विपक्ष के लिए एक रोजगार भी मुद्दा है। ये सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे जा रहा है। तो वहीं जिस तरह से और भी चीजें सामने आई हैं, अखिलेश हो या राहुल हो, आप रायबरेली अमेठी में भी देखिए इस तरह की आवाज उठती रही है। तो वो पूरा एक चंक जो है वो फोर्थ फेज में एक साथ सामने आ रहा है। हालांकि रायबरेली अमेठी का चुनाव बाद में है, लेकिन जो इस तरह से प्रियंका मैदान में उतरी है, जो इंडिया अलायंस उसके लिए एक बड़ा मैसेज यहां से गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री की बैक टू बैक जो रैलीज रही है, प्रधानमंत्री के जो बयान है, चाहे वो मंगलसूत्र को लेकर हो, क्या उसका भी असर गृहिणियों में पड़ा है, क्या उसका भी असर, क्योंकि वो इंपैक्ट डाल सकता है। कांग्रेस हालांकि समझती है कि ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या पड़ेगा ये फोर्थ फेज में क्लियर होगा। देखिए, अगर इस फेज में भी जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, उन्होंने इस फेज में अगर बढ़त बना ली तो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव में जाएगा। और बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि जो रणनीति उन्होंने पिछले चुनाव में अपनाई थी, यानी कि जो क्लीन स्वीप जिस तरह से की थी, उस रणनीति को बना के रखें। हालांकि कन्नौज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं। हालांकि 80 में 80 का दावा लगातार पार्टी कर रही है, लेकिन उनको भी पता है जब एक बड़ा नेता कन्नौज से खड़ा होता है तो चुनाव दिलचस्प होता ही, तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कठिन भी होता है। हालांकि कन्नौज के तमाम ऐसे भी लोग हैं जो पसंद चाहे अखिलेश यादव को करते हो, लेकिन जो योजनाओं का लाभ अगर आप बात करें, या उनकी थ्योरी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो हम अगर इनको वोट भी करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कन्नौज के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो केवल अखिलेश यादव है, या बीते दौर में मुलायम सिंह यादव है, सपा जो है या यादव परिवार है, उन्होंने ही कन्नौज के लिए काम किया। तो दो थ्योरीज यहाँ पर चलती हैं, चाहे आप कन्नौज की बात करें चाहे आप इटावा की बात करें, ये दोनों ही क्षेत्र इस फेज के चुनाव में है। तो वहीं उन्नाव के अपने मुद्दे हैं, उन्नाव की अपनी पहचान। हालांकि उन्नाव में साक्षी महाराज जिस तरह से हैं, कहीं ना कहीं उन्नाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं अभी के फिलहाल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें पिछले चुनाव की जो डिफरेंस था वोट का, तो उन्नाव में तो बीजेपी को बढ़त है। जी चित्रा, कुल 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने पूरी की पूरी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। कन्नौज पर सभी की निगाहें। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। 1998 से 2019 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन 19 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने मात दे दी थी। इस बार खुद अखिलेश चुनावी मैदान में है, वहां का भी माहौल देखना दिलचस्प रहेगा। अब यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र। सीधे वहां रुक कर लेते हैं। औरंगाबाद से मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आज जिन जिन सीटों पर महाराष्ट्र में वोट डाले जाने हैं, जरा उसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। और हम सब जानते हैं कि पिछली बार 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था महाराष्ट्र में, और 1 सीट एमआईएम के खाते में गई थी, 2 शिवसेना के, 1 एनसीपी के खाते में गई थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति और वहां का सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे बता रही थी आप, महाराष्ट्र में चौथा फेज है आज, जिसमें 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होने जा रहा है। जिसमें पहले आप बात करें तो नंदुरबार जो ट्राइबल बेल्ट माना जाता है, बीजेपी की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 बार से चुनावी जीत हुई है, 2014 और 2019। उससे पहले आजादी के बाद से 2014 तक एक भी बार वहां पर बीजेपी नहीं जीती थी और कांग्रेस का गढ़ रहा था। तो नंदुरबार में क्या रिजल्ट होता है, इससे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज क्या सोचता है महाराष्ट्र का, उसका भी आप आकलन जो है वो लगा सकते हैं। जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, जहां पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड़, इन जगहों पर भी चुनाव होने जा रहा है। शिरूर का जो चुनाव है वो
आप कह सकते हैं शरद पवार फैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अमोल कोले वहां पर आप रीजनल एक्टर हैं, जो पॉलिटिशियन बने हैं, कड़ी टक्कर वहां पर दी जा रही है उनको। साथ ही साथ पंकजा मुंडे बीड़ में, पंकजा मुंडे स्टेट इलेक्शन जो है वो हार गई थी, जिसके बाद उनकी जो बहन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा करती थी। इस बार पंकजा मुंडे को ये सीट दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो मराठवाड़ा एरिया माना जाता है महाराष्ट्र का, और मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने आप कह सकते हैं एक लंबी लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी है। और मराठा आरक्षण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने फिलहाल ये आरक्षण दे दिया है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल इससे खुश नहीं थे। वो ओबीसी में मराठाओं का हिस्सा मांग रहे थे। क्या इस चीज का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं जो रूरल पार्ट्स में है, खासकर मराठवाड़ा के, चाहे वो बीड़ हो, जालना हो, औरंगाबाद हो, इन सीटों पर दिखाई देगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मनोज जरांगे पाटिल ने पॉलिटिकली किसी तरह का स्टैंड नहीं लिया है, कोई बात नहीं की है, लेकिन एक तरह से जातीय आरक्षण को लेकर के जो बात छिड़ी थी उससे आप कह सकते हैं कि ओबीसी वर्सेस मराठा या इस तरह की जो कास्ट इक्वेशंस के पहले जो आप कह सकते हैं फाइट नहीं थी, लड़ाई नहीं थी, वो उभरती नजर आ रही है। वो एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर आज के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है जानना। औरंगाबाद से पूरी जानकारी पूरे महाराष्ट्र की सियासत की देते हुए मुस्तफा शेख, अब सीधे रुख कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल का। आपको बताते चले पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी बेहद महत्वपूर्ण है और वहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी के बीच ही अनुपम मिश्रा आज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वहां का? जी बिल्कुल चित्रा, चौथे चरण में इस बार 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आसनसोल हाई प्रोफाइल सीट है, दुर्गापुर हाई प्रोफाइल सीट है, बहरमपुर हाई प्रोफाइल सीट है और कृष्णनगर। ये 4 जो सीटें हैं काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो कुल 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। बाकी की सीटों पर सिवाय अगर बहरमपुर को छोड़ दिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो काफी अहम है, क्योंकि इस बार जो चुनावी मुद्दे रहे हैं बहुत ज्यादा केंद्रित मुद्दे रहे हैं। इस बार संदेशखाली का मुद्दा काफी अहम रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल हमने देखा कि 4 रैलियां उन्होंने की। इस बीच आपको पीछे जो लाइन है वो भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं कह रहा था कि संदेशखाली एक बड़ा मुद्दा इस बार कुछ अनुपम के ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनके पास दोबारा लेकर चलूंगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कतारें लग गई हैं। आसनसोल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से चुनावी मैदान में है। एसएस अहलूवालिया उनको बड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव जीते थे। अनुपम, एक बार फिर से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, बीच में आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल चित्रा, जैसा कि मैं कह रहा था कि काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान के बीच जो लड़ाई है, मुकाबला है, वो काफी रोचक हो गया है इस बार, क्योंकि ये एक पारंपरिक कांग्रेस की सीट है। अधीर रंजन चौधरी सालों से यहाँ जीतते आ रहे हैं, लेकिन जो कड़वाहट इंडिया ब्लॉक के गठन के बाद से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच शुरू हुई, उसकी पराकाष्ठा लेकिन यही हुई कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी कीमत पर अधीर रंजन चौधरी को ये सीट हराना चाहती थी और इसी के लिए यूसुफ पठान जैसे कद्दावर एक शख्सियत को यहां से खड़ा किया गया। हालांकि वो वोट कितना बटोरेंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। और यहाँ पर एक जो समीकरण है उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल में। इस बार एक जो समीकरण है वो है लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी समीकरण हालांकि काफी काम कर सकता है कुछ सीटों पर, खासतौर पर ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में लगातार लड़ाई है। लेकिन ये समीकरण में अगर इनको थोड़ी सी सीट ज्यादा मिलती है तो ऐसे में किसी की तरफ भी मूव बैठ सकता है। ये बात भी है इस बार। बिल्कुल। अब जरा मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ लगातार उज्जैन से बने हुए हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर आप वोट डाले जाने हैं और इन तमाम इलाकों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 29 में से सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट ही बच गई थी, रवीश, जिसके लिए पूरा जोर लगा दिया था बीजेपी ने, और ये बाकी तो एक तरह से गढ़ बन चुका है। फिलहाल यहां की मौजूदा परिस्थिति क्या है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार क्या रहने वाला है आज के दिन?
देखिए चित्रा जी, जैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का न केवल ये एक मजबूत गढ़ है, बल्कि माना यह जाता है कि बीजेपी का जो संगठन है पूरे देश में वो सबसे ज्यादा मजबूत इसी मध्य प्रदेश में है। इस बार जब लोकसभा चुनाव आए हैं 2024 में तो तमाम मुद्दे तो एक तरफ हो गए हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि आखिर क्या वजह रही कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस से अलविदा कह करके भाजपा का दामन थाम लिया। ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे देश पे भले ही बहुत ज्यादा इस पे बात ना हो रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो यहाँ की सियासत को पूरा बदलने वाला, यहाँ की सियासत को एक तरीके से तोलने वाला मुद्दा इस समय बना हुआ है। लोगों का मनोविज्ञान इस तरीके से हो गया है आखिरकार कि वो एक जो ऐसा राजनीतिक दल जिसके लोग जो है जो सालों से उस पार्टी में जमे रहे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। मुद्दे की बात करें तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ उज्जैन, ये मालवा का क्षेत्र माना जाता है, संघ की परिपाटी वाला इलाका है, संघ की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस बार इस मालवा में जिस मुद्दे की देश में बहुत ज्यादा चर्चा ना हो रही हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो वो मुद्दा यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है और वो है धार का भोजशाला विवाद, जिसका सर्वे लगातार जारी है। एएसआई उसका सर्वे कर रही हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और वो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बनते हुए कई सीटों पर प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है, खासतौर से मालवा और निमाड़ में, क्योंकि ये पूरा मतदान आज होना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं फौरन लौटूंगी। रवीश हमें जानकारी देते हुए तमाम अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा जारी है। चौथे चरण का है मतदान, किसका जोर दिखेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुद्दों की भरमार है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री और उम्मीदवार बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह सुबह सुबह मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता शशि भूषण ने, सुनिए। आपने पूजा अर्चना कर लिया है, क्या आज संकल्प देवी के आराधना करते हुए आपने किया? देखिए, अभी आप कह रहे हैं देश का समृद्धि हो, शांति हो, सद्भाव हो और बिहार की तरक्की हो, बिहार में सद्भाव हो। और बिहार में सच पूछिए तो मन में अभी बिहार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ही रहे, बिहार इतना रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार जय जय हो। आप बेगूसराय से उम्मीदवार हैं खुद, लेकिन सुबह सुबह मुंगेर आ गए, चूंकि वोटर आप यहीं के हैं तो मन में ये बात भी रहती है हमेशा आपके कि अपना वोट जरूर कास्ट कर लिया जाए, और वोटिंग इस बार कम दिखी है, तो क्या मैसेज देंगे बाकी सीटों में? मैं लोगों से यही कहूंगा कि अपना वोट जरूर दें। ये एक वोट की ताकत इतनी होती है कि आज नरेंद्र मोदी गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। इसलिए एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। एक वोट की कीमत इतनी है, एक वोट की कीमत इतनी है कि उससे गरीबों को आज सब कुछ मिल रहा है। इसलिए वोट जरूर डालें, अपना वोट जरूर डालें। यही मैं मां से भी प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों को ये डालें, इसके अंदर सद्बुद्धि। और फिर हम भी अपील कर रहे हैं बिहार वासियों से, बड़हिया वासियों से, बेगूसराय वासियों से, मुंगेर वासियों से कि सब लोग पूरे बिहार, पूरे देश वोट डालें।